उस समय मेरा सारा काम ठप पड़ गया और कहीं पर भी कोई काम न मिलने की वजह से मैं बहुत परेशान हो गया। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना अपने चाचा जी से कुछ सहायता ली जाए। यही सोचकर मैं और मेरी पत्नी रीमा मेरे चाचा के पास गए, लेकिन वहाँ चाचा जी ने सहायता करने के बदले में मुझसे रीमा का सौदा किया और कहा कि जब तक तुम मुझे पैसे वापस लौटा ना दो, तब तक रीमा मेरे घर पर ही रहेगी और मेरे घर का सारा काम करेगी। अब वो रोज रीमा से घर का काम करवाते और अपने घर पर ही रखते। एक दिन मैं अपने किसी दोस्त से पैसे उधार लाकर चाचा जी को देने गया ताकि उनसे लिए पैसे उन्हें लौटाकर अपनी पत्नी को उनकी कैद से छुड़वा लाऊं। जैसे ही मैं उनके घर में गया तो मैंने देखा कि चाचा जी रीमा के साथ। दोस्तों, मेरा नाम विपिन है। मेरे बचपन में ही माँ के गुजर जाने के बाद पापा ने ही मेरा पालन पोषण किया था। अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी दिए। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता था। हमारे घर में मेरे चाचा जी और भी रहते थे। उन्होंने अपनी शादी नहीं करवाई थी। आज तक वो कुंवारे ही थे। खैर, कुछ दिन यूं ही निकले। अब मेरी 12वीं कक्षा हो गई थी। पापा ने मुझे ग्रेजुएशन के लिए जयपुर भेज दिया। वहाँ जाकर कुछ दिन तो मेरा मन नहीं लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे जयपुर के रंग में रंग गया। कॉलेज में कई दोस्त भी बन गए थे और उन्हीं दोस्तों में से रीमा नाम की लड़की भी थी। दोस्ती दोस्ती में मैं कब रीमा को पसंद करने लगा मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन जिस दिन मुझे पता चला कि रीमा भी मुझे पसंद करती है तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब तो मेरा और रीमा का हर काम साथ में होता था। कॉलेज में साथ में खाना, साथ में पीना और पढ़ाई भी साथ में करना। अब मैं और रीमा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रीमा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। ऐसे ही साल बीतते गए। अब हमारी ग्रेजुएट का लास्ट साल था और एग्ज़ाम के भी दिन सिर पर थे। हम लोगों ने दिन रात मेहनत करके अच्छे नंबरों से ग्रेजुएट किया। फिर मैं घर चला आया और पापा और चाचा जी के साथ रहने लगा। कुछ ही दिन बाद मुझे एक कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर जॉब मिल चुकी थी। बड़ी कंपनी होने के साथ साथ उसमें सैलरी भी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मुझे अच्छे खासे पैसे बच जाते थे। अब पापा भी मुझे कमाता देख बहुत खुश थे। एक दिन हमारे पड़ोसी अंकल हमारे घर पर आए और मेरे पापा से कहने लगे कि क्यों ना तुम अपने बेटे की शादी कर दो, अब तो यह कमाने भी लगा है। तब मेरे पापा ने कहा, हाँ, यह विचार किया। फिर जैसे ही पापा ने मेरे लिए लड़की देखना शुरू किया तो मैंने अपने पापा से रीमा के बारे में बता दिया। पापा को हमारे रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं हुआ और वे दूसरे दिन ही जयपुर के लिए निकल गए। उधर रीमा ने भी अपने माता पिता से मेरे बारे में बात कर रखी थी। इसी तरह मेरा और रीमा का रिश्ता पक्का कर दिया गया। अब मेरी और रीमा की शादी तय हो गई थी। पूरे घर में शादी की तैयारियां पूरे जोरों शोरों से चल रही थी। रिश्तेदारों ने भी दस्तक देनी शुरू कर दी थी। पूरे घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन माँ की कमी सबको खलक रही थी। शादी की सारी रस्मों को पूरा करते हुए हम लोग बारात लेकर रीमा के घर पहुंचे और बड़ी धूमधाम से मेरी और रीमा की शादी करवाई गई। शादी को कुछ ही दिन हुए थे कि पापा की तबीयत खराब हो गई और उन्हें आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों के इलाज के दौरान उनका देहांत हो गया। हम लोगों के ऊपर से तो मानो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो, लेकिन जैसे तैसे हम लोगों ने खुद को संभाला और पिताजी का अंतिम संस्कार किया। ऐसे ही कुछ दिन हम लोग साथ साथ में रहे, लेकिन उसके बाद चाचा जी हमसे अलग रहने लगे। अब वह एक अलग घर में रहते थे, दुकान चलाते और अपनी ही दुनिया में लगे रहते। मैं और रीमा हमारे पुश्तैनी घर में ही रहते थे। मेरी अच्छी जॉब के कारण हम दोनों का गुजारा अच्छे से हो रहा था, क्योंकि चाचा जी के दुकान में से हमें हिस्सा नहीं दिया था। ऐसे ही हमारा जीवन हंसी खुशी निकल रहा था। तभी एक दिन रीमा की तबीयत खराब हो गई। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसके दिल में छेद बता दिया। मेरे तो मानो पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई हो, लेकिन जैसे तैसे मैंने रीमा का इलाज शुरू करवाया और उसे बड़े डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टरों ने उसके इलाज में काफ़ी खर्चा बताया, लेकिन मैंने इतने सालों में जो जमा पूंजी कर रखी थी, उससे रीमा के इलाज कराने में काफ़ी सहायता मिल गई। खैर, आज मुझे सुबह सुबह उठकर बाजार जाना पड़ा,
क्योंकि मेरे ससुराल वाले आ रहे थे, इसलिए कुछ सूखा नाश्ता लाना था। जैसे ही उन लोगों को पता चला कि रीमा की तबीयत खराब है, वो लोग उससे मिलने के लिए निकल गए। कुछ घंटों बाद वह लोग आ गए और चाय नाश्ता करने के बाद हम लोग आपस में बातें करने लगे। तभी रीमा के पिताजी कहने लगे कि 2 दिन बाद हम लोग विदेश जा रहे हैं। दरअसल रीमा का चचेरा भाई विदेश में रहता था और बचपन से ही रीमा के माँ पापा के साथ उसकी अच्छी बनती थी। इसी वजह से अब वह उन लोगों को कुछ समय के लिए अपने पास बुला रहा था। फिर उन लोगों ने एक रा, रात यहीं रुकने का प्लान बनाया। रीमा खाना वगैरह बनाने में लग गई और उसकी माँ भी उसका हाथ बटाने रसोई घर में चली गई। मैं और रीमा के पापा बाहर गार्डन में टहलने के लिए निकल गए। बातों ही बातों में रीमा के पिता ने मेरे चाचा जी की बात शुरू कर दी। वह पूछने लगे कि वह दुकान तो तुम्हारे पापा और चाचा दोनों भाइयों की बराबर की हिस्सेदारी में बंटनी चाहिए थी, फिर उन्होंने आपको आधा हिस्सा क्यों नहीं दिया? तभी मैंने कुछ और बहाना बनाकर बात को बदल दिया, क्योंकि मैं पुरानी बातों को नहीं छेड़ना चाहता था। फिर अगले दिन वो लोग चले गए और मैं भी अपने ऑफिस के लिए निकल गया। जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचा तो कुछ बड़े अधिकारी हमारी कंपनी का निरीक्षण कर रहे थे। कंपनी का मालिक अवैध रूप से शराब का धंधा करता था। इस बारे में हम लोगों को जरा भी भनक नहीं थी, लेकिन कंपनी का मालिक उन अधिकारियों की नज़र से नहीं बच पाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब कंपनी पर भी ताला लग चुका था। इन सब के बीच मेरी जॉब चली गई। मेरा तो यह सोच सोचकर बुरा हाल हो रहा था कि अब मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा। फिर मैं उदास मन से घर लौटा, लेकिन मैंने रीमा को इस बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसकी तबीयत पहले से ही खराब थी और डॉक्टर ने किसी भी तरह का स्ट्रेस देने से मना किया था। रीमा ने मेरे जल्दी आने का कारण पूछा तो मैंने यूं ही कोई बहाना बनाकर उसकी बात को टाल दिया। अब मैं रोज घर से ऑफिस के लिए तैयार होकर निकलता, लेकिन पूरे दिन काम की तलाश में इधर उधर घूमता फिरता। एक दिन मैं शाम को घर लौट रहा था, तभी एक दुकान दिखाई दी। मैंने सोचा यहाँ कोई काम मिल जाए। इसी आस में मैं दुकान मालिक के पास गया और काम मांगने लगा। तभी उन्होंने कहा कि एक काम है, अगर तुम कर पाओ तो। मैंने तुरंत हाँ बोल दिया। तभी उस मालिक ने कहा कि यहीं से कुछ दूर पर हमारी एक फैक्ट्री है, जिसमें दिन रात माल से भरे ट्रक आते हैं। तुम्हें उन ट्रकों से माल को फैक्ट्री में लगाना है और इस काम का मैं तुम्हें 300 रुपये दूंगा। अब मैं बिल्कुल चकित रह गया कि इतना मुश्किल काम और पैसे मात्र 300। लेकिन मैंने वहाँ काम करने के लिए हाँ कह दिया, क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था मेरे पास। मैंने उसी समय से काम करना शुरू कर दिया। कभी इतना भारी भरकम का काम नहीं किया था। इस वजह से मुझे बहुत दिक्कतें हो रही थीं। घर पहुंचने पर मेरे कपड़ों पर इतनी धूल मिट्टी देखकर रीमा ने पूछा कि आज आपका ऐसा हुलिया कैसे हो गया। मैं ज़्यादा देर तक झूठ नहीं बोल पाया रीमा से और सब सच्चाई रीमा को बता दी। रीमा को सुनकर बहुत धक्का सा लगा। वो कहने लगी कि अब क्या होगा, हमारा घर कैसे चलेगा। जितनी भी जमा पूंजी थी वह तो मेरे इलाज में खर्च हो गई, लेकिन रीमा ने मुझे वहाँ काम करने से मना कर दिया। मैंने जैसे तैसे रीमा को समझाया और कहा कि जब तक कोई अच्छा काम में न मिल जाए तब तक मुझे वहाँ काम करना पड़ेगा, ताकि हमारे घर का चूल्हा जलता रहे। आखिर में रीमा मान गई। अब मैं रोज़ फैक्ट्री में काम करने जाता और देर रात तक वहीं लगा रहता। इसी के चलते मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं बिल्कुल कमज़ोर पड़ गया। अब तो मुझसे बिस्तर से भी नहीं उठा जा रहा था। आखिर हम करें भी तो क्या करें। रीमा के माँ पापा से भी मदद नहीं ले सकते थे, क्योंकि वो लोग विदेश में थे और हम नहीं चाहते थे कि उन्हें बेवजह परेशानी हो। अब मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मुझे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि कमजोरी की वजह से आपकी ये हालत हुई है, साथ ही खून बहुत कम है, इसलिए खून चढ़ाना पड़ेगा। जब हमने डॉक्टर से हमारी पैसों की हालत बताई तो उन्होंने इलाज करने से मना कर दिया, लेकिन जैसे तैसे
मैंने डॉक्टर से कुछ समय मांगा और कहा कि जल्दी ही आपके पैसे दे दूंगा। तब जाकर मेरा इलाज शुरू हुआ और मेरी हालात में सुधार आया। तभी रीमा कहने लगी कि ऐसे कैसे हो सकता है, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही है जिससे हमारे अच्छे दिन फिर से आ जाएं। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना चाचा जी से मदद ली जाए। एक बार डॉक्टर का कर्ज चुकता हो जाए, फिर मैं कोई काम देखकर चाचा जी को पैसे लौटा दूंगा। मुझे इतना विश्वास तो था कि चाहे चाचा जी मुझसे अलग रहते हों, मुझसे बात ना करते हों, लेकिन मुझे इस मुसीबत में नहीं रहने देते। वो ज़रूर मेरी मदद करेंगे। यही सोचकर मैं और रीमा चाचा जी के घर चले गए। घर जाकर देखा तो चाचा जी चाय पी रहे थे। जब हम गए तो उन्होंने हम लोगों से चाय तक का नहीं पूछा और मुंह फेर कर खड़े हो गए और फ़ोन पर बात करने लगे। वो फ़ोन पर किसी नौकरानी की बात कर रहे थे कि पहले वाली नौकरानी चली गई है, इसलिए नई नौकरानी चाहिए घर काम करने के लिए। मैं और रीमा वहीं खड़े होकर चाचा जी के फ़ोन काटने का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही चाचा जी ने फ़ोन काटा तो उन्होंने हमसे कहा कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए अब। वो हम लोगों से इस तरह बात कर रहे थे जैसे हम उनके सबसे बड़े दुश्मन हों। मैंने फिर चाचा जी को सब बात बताते हुए कुछ पैसों की मदद करने के लिए कहा। चाचा जी कुछ देर तक तो मुझे देखते रहे, लेकिन फिर कहा कि पैसे तो दे दूं, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। मैं सुनकर सन्न रह गया कि वो मेरे चाचा जी होकर भी बदले में कुछ पाने की चाह रख रहे हैं। मैं जो घर से सोचकर आया था कि चाचा जी बिना किसी देर के मेरी मदद कर देंगे, उस उम्मीद पर पानी फिर चुका था। वो तो हमें बिल्कुल पराया कर चुके थे। लेकिन फिर मैंने चाचा जी से कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। तभी उन्होंने मेरी बात काटते हुए रीमा की तरफ इशारा किया और कहा कि ये है ना। मैं कुछ समझा नहीं था। तभी उन्होंने कहा कि जब तक तुम मुझे मेरे पैसे लौटा ना दो, तब तक अपनी पत्नी को मेरे पास छोड़ दो। मेरे घर का काम करने के लिए वैसे भी मुझे नौकरानी की ज़रूरत है, तो फिर ये क्यों नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो ऐसे कैसे बोल सकते हैं। अपने बेटे जैसे भतीजे की पत्नी को वो घर की नौकरानी बनाना चाहते हैं। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। तभी रीमा मुझे एक साइड में ले जाकर कहने लगी कि मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है और वैसे भी घर का काम तो ही करना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं कर लूँगी। आप इनसे पैसे लीजिए और डॉक्टर को दीजिए ताकि वो रोज़ाना फ़ोन करके हमें जलील ना करे। मैं रीमा की बातों से बिल्कुल सहमत नहीं था, क्योंकि मैं उसे किसी के घर की नौकरानी के रूप में नहीं देखना चाहता था। लेकिन रीमा की जिद को मानते हुए हाँ कह दी। मैंने चाचा जी से पैसे लिए और कहा कि चंद दिनों में लौटा दूंगा। फिर मैं वहाँ से चला गया, लेकिन मेरा दिल और दिमाग तो चाचा जी के घर पर ही था कि पता नहीं रीमा क्या कर रही होगी। मैंने डॉक्टर को पैसे दिए और अपनी जान छुड़वाई। अब मैं काम की तलाश में घूमने लगा। हर एक जगह पर घूमने के बाद भी मुझे कोई काम न मिला। तभी मैंने आखिर में विचार किया कि मैं भी चाचा जी के घर नौकर रह लूँगा और कुछ महीने काम करके उनके पैसे पूरे कर दूँगा। यही सोचकर मैं चाचा जी के घर की तरफ चल पड़ा। तभी मुझे रास्ते में मेरा एक दोस्त मिल गया जो जयपुर में मेरे साथ पढ़ता था। यहाँ पड़ोसी गांव में वो किसी फंक्शन में आया हुआ था, तो बाजार आया किसी काम से, तो मेरी और उसकी मुलाकात हो गई। हाल चाल पूछने के बाद उसने मेरे चेहरे की उदासी का कारण पूछा। मैंने उसे सारी बात कह डाली। वो काफ़ी अच्छा और बड़े ख़ानदान से था, इसलिए उसने मुझे काफ़ी सारे पैसे देते हुए कहा, ये ले और अपनी बीवी को घर से ले आ, साथ ही कुछ काम शुरू कर लेना अपना। जब मुनाफा हो जाए और तेरे पास पैसे जुड़ जाएं तो मुझे लौटा देना। मेरे लिए तो मानो वह एक फरिश्ता बनकर आया था। मैं बहुत खुश हो गया और चाचा जी को पैसे देने निकल गया। उनके घर जाकर मैंने दरवाज़ा खोला तो ऐसे लग रहा था कि घर में कोई नहीं है। फिर मैं अंदर गया तो चाचा जी के कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही थीं। मैं चाचा जी के कमरे की तरफ गया और जैसे ही मैंने
उनके कमरे में देखा तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने देखा कि चाचा जी और रीमा आपस में ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो सालों से एक दूसरे के अच्छे दोस्त हों। मुझे रीमा पर गुस्सा आ रहा था कि जिस चाचा ने मेरी एक छोटी सी मदद करने से इनकार कर दिया, उसी के साथ वो बातें किए जा रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी मैं तपाक से अंदर चला गया और रीमा का हाथ पकड़कर उससे सवाल करने लगा। तभी उसने अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा कि विपिन, तुम गलत समझ रहे हो। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल तुम्हारे चाचा जी जितना अच्छा तो कोई भी नहीं है। तभी चाचा जी बोल पड़े कि विपिन, मैं तुम्हारा कभी भी बुरा नहीं चाहता हूँ। मैंने जानबूझकर तुम्हारी मदद सीधे से नहीं की, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझ पर डिपेंड हो जाओ। अगर मैं बिना किसी मांग के तुम्हें पैसे दे देता तो तुम मुझ पर निर्भर हो जाते और आगे कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़ती तो तुम बिना किसी मेहनत के सीधे मेरे पास आ जाते। इसलिए मैंने तुमसे रीमा का सौदा किया ताकि तुम मेहनत करो। फिर रीमा कहने लगी कि हाँ विपिन, और इन्होंने तो दुकान भी तुम्हारे नाम कर रखी है। दुकान में से आधा हिस्सा तुम्हें इसलिए नहीं दिया गया ताकि तुम अपनी जॉब को मेहनत से करो। अगर तुम्हें दुकान से कुछ हिस्सा मिला होता तो तुम अपनी जॉब में इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि तुम्हारे पास दुकान चलाने का दूसरा ऑप्शन होता। अब मुझे सब बातें समझ आ गई थी कि आखिर चाचा जी का व्यवहार ऐसा क्यों था। मेरी आंखों में आंसू थे और अफसोस के अलावा मेरे पास कुछ न था कि मैंने अपने देवता जैसे चाचा जी को गलत समझा। मैं बार बार खुद को कोस रहा था कि बिना पूरी सच्चाई जाने मैं उन्हें गलत समझ बैठा। दरअसल ऊपर से कठोर दिखने वाला जरूरी नहीं होता कि अंदर से भी बुरा है। अक्सर हमारी भलाई के लिए कठोरता भी रखनी पड़ती है। तो भाइयों और बहनों, अगर मेरी आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो भाइयों और बहनों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद भाइयों और बहनों। आपके दाहिने तरफ एक बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे सारे वीडियो सबसे पहले मिलें। दोस्तों धन्यवाद, खुश रहो, आबाद रहो।